नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीबीटी कोर्स के इस थर्ड सेशन के अंदर। दोस्तों, इस थर्ड सेशन के अंदर आप लोगों के बहुत सारे फियर, आपके बहुत सारे डर है वो मुक्त होने वाले हैं। इस सेशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। दोस्तों, जो इससे पहले 2 सेशंस थे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो बॉडी और जो हमारा माइंड है इनमें आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है और हम कैसे पता करें कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी से रिलेटेड है या फिर हमारे माइंड से रिलेटेड है। उसके बाद में हमने सेकंड सेशन के अंदर अंडरस्टैंड किया था कि अगर मैंने सर जांचें नहीं करवा रखी, अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रखा, तो भी क्या मैं पता कर सकता हूं कि ये प्रॉब्लम मेरी बॉडी से रिलेटेड है या फिर ये मेरे माइंड से रिलेटेड है। बहुत सिंपल सा वे है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और फिर हमने इस चीज को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेडिसिन कैसे वर्क करती है और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वो कहाँ काम करती है, पूरी तरह से ठीक करने में कैसे काम करती है। अगर हम चाहते हैं कि हम 100% ठीक हो जाएं तो हमें सीबीटी की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर बहुत सारे फियर आपके मुक्त होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स रहते हैं कि सर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, सर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा, दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, हमेशा डर लगता रहता है, सर कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। मेरे फ्रेंड की मदर है, उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी और वो जैसे पागलपन जैसी हरकतें करती थी, तो मेरे दिमाग में जब भी उनका ख्याल आता तो सर बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि कहीं सच में मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इस सेशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, आपका ये पूरा डर मैं खत्म कर दूंगा, आपका पूरा डर ये मिट जाएगा। सही तरीके से समझना, अंडरस्टैंड करना और बार बार इस सेशन को देखना, आपका ये पूरा डर मिट जाएगा। दोस्तों, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है या साइकेट्रिक इलनेस होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, इनको 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है न्यूरोसिस। सर अंग्रेजी में लिख रहे हो, समझ में नहीं आएगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारा समझ में आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी है साइकोसिस। अच्छा, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको सिर्फ 2 ही कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो है न्यूरोसिस और दूसरा है साइकोसिस। अच्छा, क्या डिफरेंस है समझिएगा दोस्तों। जो न्यूरोसिस वाला पार्ट होता है, न्यूरोसिस वालों के अंदर इनसाइट प्रेजेंट होती है। जो न्यूरोसिस वाले होते हैं उनके अंदर इनसाइट प्रेजेंट होती है, जबकि जो साइकोसिस वाले होते हैं उनके अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है। अब ये इनसाइट क्या होती है सर? पहले तो न्यूरोसिस साइकोसिस समझ में नहीं आ रहा था, अब ये इनसाइट एक नया वर्ड और आप ले आए। देखिए, इनसाइट का मतलब क्या होता है? अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ये समझना कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह से मेरी फंक्शनल लाइफ खराब हो रही है, मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो खराब हो रहा है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रही है, मेरी पर्सनल लाइफ है वो खराब हो रही है, मैं मेरे काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा, मैं मेरे काम के अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, मेरी वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है उस वर्क की प्रोडक्टिविटी को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा। इसको अपन बोलते हैं, इन चीज़ों के प्रति अगर मेरा नॉलेज है, इसके प्रति मेरी अगर अवेयरनेस है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनसाइट बोलते हैं। मतलब मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ की प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? इनसाइट बोलते हैं। मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस है कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ, मेरी ऑक्यूपेशनल लाइफ वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, मेरी स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है, मैं काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है। इसके प्रति अवेयर होना, इसी को क्या बोलते हैं? इनसाइट बोलते हैं। और मुझे किसी से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं इस चीज़ से बाहर आना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ दिक्कत है, मैं उस दिक्कत से बाहर निकलना चाहता हूँ, इसी को क्या बोलते हैं? इनसाइट बोलते हैं। और अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होती, इसको अपन क्या बोलते हैं? इनसाइट एब्सेंट होना बोलते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये फील कर रहा है कि नहीं मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरी फंक्शनल लाइफ खराब हो रही है, ना मेरी ऑक्यूपेशनल लाइफ खराब हो रही है, ना मेरी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके आसपास वाले जो है उनको लगातार ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है,
ये अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा, हम लोगों के साथ में बैठता भी नहीं है, चिड़चिड़ा सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, इतना इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा। और हम जब इसको कहते हैं तो ये मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, इनसाइट एब्सेंट होना, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के प्रति अवेयर ना होना, इसको बोलते हैं इनसाइट। तो जो साइकोसिस वाला पार्ट होता है उसमें जनरली जो इनसाइट है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। जो न्यूरोसिस वाला है उसके अंदर इनसाइट प्रेजेंट होती है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर आप लोग ये चीज समझते हैं कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, सर मेरी मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, मैं चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहा, मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही, सर मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रहा हूँ और मैं मेरा काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहा, चिड़चिड़ा हो रहा हूँ सर, गुस्सा सा आ रहा है और मैं चाहता हूँ सर इस चीज़ से बाहर निकलूँ, मेरे दिमाग में चीज़ें स्टक हो जाती है, रुक जाती है, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ से बाहर निकलूँ। अगर आप ये चीज़ें फील कर रहे हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं और इससे बाहर निकलने के बारे में आप सोच रहे हैं, दैट मीन्स कि आप किसकी साइड हो, न्यूरोसिस की साइड हो, क्योंकि आपके अंदर इनसाइट इसकी क्या है, प्रेजेंट है। जो न्यूरोसिस है उसको पागलपन नहीं कहते, न्यूरोसिस जो है वो पागलपन नहीं है। तो फिर पागलपन कौन से साइड वाला है, जो साइकोसिस है। मेनली साइकोसिस के भी क्या सारे केस पागलपन की साइड है, नहीं, जो साइकोसिस के भी सारे केस है वो पागलपन की साइड में नहीं है। थोड़ा सा समझिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो न्यूरोसिस है वो मेनली जो 80 to 90% जो केसेस होते हैं ना, जो 80 से 90% जो केसेस होते हैं वो जनरली किस वाले होते हैं, न्यूरोसिस वाले होते हैं। जो 10-20% जो केसेस होते हैं वो केसेस कौन से होते हैं, साइकोसिस वाले होते हैं। मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है ना वो किसका है, मैक्सिमम पार्ट है न्यूरोसिस वालों का, साइकोसिस बहुत कम है। अच्छा, साइकोसिस में भी ये जो 10-20% केस है ना, इनमें भी मैक्सिमम जो है वो पागलपन का हिस्सा नहीं है, उसमें भी कोई 2-4% केसेस ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, और जब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो हो सकता है वो पागलपन की साइड जाए। पागलपन जिसमें उनको बिल्कुल भी होशो हवास नहीं है, वो कपड़े भी नहीं पहन रहे, सड़क पे गंदगी ऐसे उठा रहे हैं, उस गंदगी को ऐसे ही उस कीचड़ के अंदर लोथपोत हो रहे हैं और वो उस चीज को एकदम अपने उनके अकॉर्डिंग सब कुछ ऐसे नॉर्मल चल रहा है। तो ये जो पार्ट है ये साइकोसिस में भी कोई 1-2-4% वाला हिस्सा, पूरा साइकोसिस नहीं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसका है, न्यूरोसिस का पार्ट है। अच्छा, जो न्यूरोसिस का जो ट्रीटमेंट है, अगर हम इलाज की बात करें तो न्यूरोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत आसान है। न्यूरोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा आसान क्यों है, क्योंकि इसमें पर्सन खुद तैयार रहता है, खुद हेल्प लेने के लिए तैयार रहता है, उसको अपनी बीमारी भी समझ में आ रही होती है, अपनी प्रॉब्लम भी समझ में आ रही होती है और वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ट्रीटमेंट के अंदर। इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें पर्सन इतना अवेयर ही नहीं है तो फिर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। जो न्यूरोसिस है ना, इसके जितने भी केसेस होते हैं ना उनको आप 100% ठीक कर सकते हैं। न्यूरोसिस है वो 100% ठीक होने वाली चीज है, आप 100% इसको क्योर कर सकते हो। जो साइकोसिस है उसमें से भी मैक्सिमम मामले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जो साइकोसिस है उसमें मैक्सिमम मामले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ 2-4% केस ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, जो हेल्प उनको मिलनी चाहिए वो हेल्प उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती, प्रॉपर उनका रिहैब नहीं हो पाता, उसके कारण वो क्रॉनिक फेज में चले जाते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि वो पागलपन साइड जाने के चांसेस रहते हैं। अन्यथा पागलपन जैसी कोई टर्म नहीं होती। ये जो पार्ट है इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, अगर इनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो ये भी ठीक होने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये वाला पार्ट है साइकोसिस वाला पार्ट। तो दोस्तों जो न्यूरोसिस वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, 100% चीजों का पूरी तरह से ट्रीटमेंट है, आराम से इससे पूरी तरह से बाहर निकला जा सकता है। अच्छा, जो न्यूरोसिस वाला है और जो साइकोसिस है, न्यूरोसिस के अंदर पर्सन जो है वो खुद ट्रीटमेंट के लिए आता है। जैसे आप अगर YouTube पे वीडियो सर्च कर रहे हैं, आप डॉक्टर से बात करना चाह रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, किसी की वीडियोस देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरी प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा, तो इसका मतलब आप न्यूरोसिस के साइड में है। अगर आप खुद अपना प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं,
अगर आप खुद अपनी प्रॉब्लम का इलाज लेना चाहते हैं तो ये कौन सी साइड है? ये न्यूरोसिस की साइड में है। साइकोसिस में जनरली ऐसा नहीं होता, ये चीज एब्सेंट होती है। न्यूरोसिस के अंदर ये रहती है, पर्सन पूरे दिन सर्च करता रहता है कि यार कहीं से भी मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये किस साइड वाला पार्ट है? ये हमारे न्यूरोसिस वाला पार्ट है। दोस्तों इसके अंदर जैसे न्यूरोसिस वाले जो होते हैं, न्यूरोसिस का जो एग्जाम्पल है, न्यूरोसिस के जो एग्जाम्पल्स है, जैसे डिप्रेशन जो है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है किसी को भी, ओसीडी का प्रॉब्लम है, फोबिया का प्रॉब्लम है, फियर है किसी भी तरह का, ओवर थिंकिंग है, ये जितनी भी चीजें, ये किसका पार्ट है? ये आपके न्यूरोसिस का पार्ट है। अगर कोई डिप्रेशन में, तो वो कौन सी साइड है? न्यूरोसिस की साइड में। अगर वो पैनिक हो रहा है तो वो किसकी साइड में है? वो न्यूरोसिस की साइड में है। उसको किसी चीज का डर लग रहा है, सब बीमारी का डर लगता है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं लकवा तो नहीं मार जाएगा, कहीं पे भी सर डर लगता है कि कोई पेट की कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई लीवर तो फेल नहीं हो गया है। ये डर हमेशा लगता रहता है सर। अगर ये डर आपको लग रहा है, इसका मतलब आप किस साइड में है? न्यूरोसिस की साइड में। सर डर लगता है कहीं पागल तो ना हो जाऊंगा, जब तक आपको ये डर लग रहा है ना, आप न्यूरोसिस की साइड में हैं और आपकी इस प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन है, पूरी तरह से आप इससे बाहर आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइकोसिस या पागलपन की साइड चले जाएंगे। तो दोस्तों जब तक हमें डर लग रहा है, जब तक ओवर थिंकिंग चल रही है और हम इन चीजों के प्रति अवेयर हैं एंड वी वांट टू हेल्प फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, तो ये किसकी साइड आता है? आपके न्यूरोसिस की साइड आता है। अगर आपको आपके दिमाग में कोई थॉट अटक रहा है, स्टक हो रहा है, बार बार एक थॉट है वो आपके दिमाग में कंटिन्यूस चल रहा है, कोई पिक्चर है, कोई आइडिया है वो जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप किसकी साइड है? न्यूरोसिस की साइड है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर वीडियो सर्च कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप किसकी साइड है? न्यूरोसिस की साइड है। और न्यूरोसिस का 100% ट्रीटमेंट है। साइकोसिस के अंदर जैसे जो पार्ट आता है वो जैसे आपके बाइपोलर डिसऑर्डर है और स्कीजो, जो बाइपोलर एंड स्कीजोफ्रेनिया वाला जो पार्ट है वो किसमें आता है? साइकोसिस के अंदर आता है। अब बहुत सारे पर्सन मेरे पास में आते हैं, लोग मेरे पास में आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे डर लगता है कि मुझे स्कीजोफ्रेनिया हो गया है। जिस दिन ये जो स्कीजोफ्रेनिया वाले हैं वो आपको ये कहेंगे नहीं, वो तो बोलेंगे मैं तो नॉर्मल हूं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूरोसिस वाला है, उसको हमेशा ये डर लगता रहता है कि कहीं उसको बाइपोलर तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसको स्कीजोफ्रेनिया तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो पागल तो नहीं हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, उसको कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। जब तक आपको ऐसा लग रहा है ना कि सर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा हो गया है, अगर आप अपनी बीमारी के प्रति इतना अवेयर हैं, इतना ओरिएंटेशन आपका, तो आप न्यूरोसिस की साइड, आप साइकोसिस की साइड में नहीं है। अगर आपको ये डर लग रहा है, अगर ये फियर सता रहा है, तो आप न्यूरोसिस की साइड में है। सर ये जो न्यूरोसिस है वो साइकोसिस में कन्वर्ट तो नहीं होगी ना? दोस्तों जो न्यूरोसिस है वो आपका नॉर्थ पोल है और जो साइकोसिस है वो हमारा साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? जनरली जो न्यूरोसिस है वो साइकोसिस में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। न्यूरोसिस का अलग ट्रैक है, साइकोसिस का अलग ट्रैक है। तो आपको जो न्यूरोसिस की प्रॉब्लम है ना, ये साइकोसिस में आपके कन्वर्ट नहीं होने वाली है, पागलपन में कन्वर्ट नहीं होने वाली। इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो न्यूरोसिस है वो आपके साइकोसिस में कन्वर्ट नहीं होने वाला। सर दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? भाई साहब ये जो प्रॉब्लम है ये न्यूरोसिस की है और ये साइकोसिस में नहीं जाएगी, पागलपन की साइड में नहीं जाएगी। सर इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ना? 100% इसका ट्रीटमेंट है, पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। सर मुझे लग रहा है कि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे मेरा दिमाग अब पूरा खराब हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है ये न्यूरोसिस, और इसमें दिमाग कभी भी पूरी तरह से खराब नहीं होता। इसमें ये जो भी चीजें हैं न्यूरोसिस की साइड में टेम्पररी है, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, और ये इसके अंदर कन्वर्ट सामान्यतः नहीं होता। ये चीज हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ये चीज हम बहुत अच्छे से समझें। तो जिनको भी ये डर लगता है कि सर कहीं हम पागल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं और ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं और कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं होने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ एक डर है हमारा, जिसको इलनेस फोबिया बोलते हैं।
बीमारी का डर। जैसे किसी को हार्ट अटैक का डर लगता है, किसी को कैंसर का डर लगता है, किसी को कोरोना का डर लगता है, किसी को एड्स का डर लगता है, उसी तरह से किसी को पागलपन का डर लगता है, लकवे का डर लगता है, दिमाग खराब हो जाने का डर लगता है। और ये सारे भी जितने भी डर है ना, ये किसका पार्ट है? आपके न्यूरोसिस का पार्ट है, ये साइकोसिस का पार्ट नहीं है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक यहां पे एक सेकंड प्रश्न एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो कि सर ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ओसीडी है, सर ये जेनेटिक तो नहीं है? जो एंजाइटी की जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि ये जेनेटिक तो नहीं है सर? बड़ा सर इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डर सा लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट सी होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जेनेटिक जो होती है वो चीजें फिर बदलती नहीं। कहीं ये चीजें जेनेटिक तो नहीं है, कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है? तो दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा कि जो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की जो समस्या है, एंजाइटी की जो समस्या है वो क्यों होती है? इसका रूट कॉज क्या है? एंजाइटी की समस्या का रूट कॉज है हमारा थॉट प्रोसेस, जो हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। किसी भी पर्सन को एंजाइटी क्यों होती है? जब उसके दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। किसी भी इंसान को प्रॉब्लम क्यों होती है? जब उसके दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही ये न्यूरोसिस की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, ओसीडी की होती है, ओवर थिंकिंग की होती है, फोबिया की होती है, पैनिक की होती है, इलनेस फोबिया की होती है। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती है किसकी वजह से होती है? हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से होती है। अब ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस जेनेटिक्स से है क्या? हमारा जो थॉट प्रोसेस है क्या ये पैदाइशी हमें मिला है या हमने एनवायरनमेंट के अंदर लर्न किया है, हमने एनवायरनमेंट के अंदर सीखा है? जो हमारा थॉट प्रोसेस है ये इवोल्यूशन से हम सीखते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में हमारी लर्निंग होती है, उस लर्निंग से हम सीखते हैं। अगर ऐसा होता कि थॉट प्रोसेस बाय बर्थ हमारे अंदर होता तो शायद डॉक्टर का बेटा पैदा होते ही क्या बन जाता? डॉक्टर बन जाता, क्योंकि डॉक्टर के अंदर क्या चाहिए? डॉक्टर वाला थॉट प्रोसेस चाहिए ना। तो डॉक्टर का जो बेटा उसके अंदर सीधा कौन सा थॉट प्रोसेस आता? डॉक्टर वाला आता। साइंटिस्ट के अंदर सीधा साइंटिस्ट वाला थॉट प्रोसेस आ जाता। जो आईएएस ऑफिसर है उसके बच्चे के अंदर सीधा आईएएस वाला थॉट प्रोसेस आ जाता। ऐसा नहीं होता। हमारा जो थॉट प्रोसेस है ये लर्निंग से क्रिएट होता है, ये एनवायरमेंटल लर्निंग से क्रिएट होता है, ये पैदाइशी हमारे अंदर नहीं आता। जो हमारा थॉट प्रोसेस है पैदाइशी हमारे अंदर नहीं आता। ये जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, चाहे नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, चाहे साइंटिस्ट वाला है, चाहे डॉक्टर वाला है, चाहे बिजनेसमैन वाला है, चाहे आईएएस ऑफिसर वाला है, किसी भी तरह का जो थॉट प्रोसेस है ना, ये लर्निंग से क्रिएट होता है। तो जब लर्निंग से क्रिएट हुआ है तो ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी किससे क्रिएट हुआ है? लर्निंग से क्रिएट हुआ है। और जब ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारा लर्निंग से क्रिएट हुआ है तो ये जो एंजाइटी ये भी कहां से क्रिएट हुई है? लर्निंग से क्रिएट हुई ना। ये जेनेटिक कैसे हो गई? ये जेनेटिक कैसे हो गई? जब ये हमारा लर्निंग से क्रिएट हुआ है तो ये भी किससे क्रिएट हुआ है? लर्निंग से क्रिएट हुआ है। तो सर ऐसा क्यों होता है? सर जैसे मेरे पेरेंट्स को थी तो मुझे हो गई, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर सुनिएगा, इसका उत्तर समझिएगा। जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम अपने पेरेंट्स को कॉपी मारते हैं। जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम अपने पेरेंट्स को कॉपी मारते हैं। जो उनकी शुरुआती जो लर्निंग होती है उसमें जो उनके आइडियल पर्सन होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी मदर होती है, उनके फादर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा, जैसे पापा जूते पहनते हैं, बच्चा उन जूतों को पहनने की कोशिश करता है। मदर जो मेकअप कर रही होती है, जो बच्ची है वो भी कांच के सामने खड़ी होकर अपने झूठ मूठ का एक मेकअप करने की कोशिश कर रही होती है। बेसिकली वो उनके बिहेवियर को क्या कर रही होती है? कॉपी कर रही होती है। अब जैसा पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, जैसा पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, बच्चा भी उसी बिहेवियर को क्या करता है? कॉपी मारता है। पेरेंट्स का बिहेवियर अगर कॉन्फिडेंट है तो बच्चे का बिहेवियर भी कैसा डेवलप होगा? कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। पेरेंट्स का बिहेवियर अगर डाउटफुल है तो बच्चे का भी कैसा होगा? डाउटफुल होगा। पेरेंट्स का अगर पॉजिटिव है तो बच्चे के अंदर भी कौन सा कॉपी मारेगा? बच्चा किस बिहेवियर को कॉपी मार रहा है? पॉजिटिव बिहेवियर को कॉपी मार रहा है, तो बच्चे के अंदर भी क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिवनेस क्रिएट होगी। और पेरेंट्स का बिहेवियर अगर नेगेटिव है तो ये चांसेस है कि बच्चे के अंदर भी क्या क्रिएट हो? नेगेटिव बिहेवियर क्रिएट हो। और जो नेगेटिव क्रिएट होता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है, ये किससे क्रिएट हुआ? लर्निंग से। कॉपी मारा गया है, कॉपी मारने से उसके अंदर क्रिएट हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये किससे क्रिएट हुआ? ये लर्निंग से क्रिएट हुआ, ये जेनेटिक से क्रिएट नहीं हुआ। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। अदरवाइज लोग अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं कि सर मेरे माता पिता को था इसलिए मुझे है, अब तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती। और जेनेटिक जब ठीक नहीं हो सकती तो मैं अब कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, मैं कभी भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा कि जो एंजाइटी वाला जो पार्ट है
जो पैनिक वाला जो पार्ट है, जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, जो ये सारी चीजें जो है किससे रिलेटेड है, हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से। ये जितनी भी चीजें हैं ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उससे रिलेटेड। और ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये लर्निंग से क्रिएट होता है। थॉट प्रोसेस हमारा लर्निंग से क्रिएट होता है, हम लगातार सीखते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट प्रोसेस भी हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है। जैसे आपने नेगेटिव को लर्न किया वैसे ही आप क्या लर्न करते हो? पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लर्न करते हो। और जब आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लर्न करते हो तो आप क्या हो जाते हो? नॉर्मल हो जाते हो, आपको बिल्कुल भी एंजाइटी फील नहीं होती। अच्छा, जो आपको ये कह रहे हैं कि भाई आपकी तो ये जेनेटिक है, तो ऑलमोस्ट हर एक कोई आपको ये कहता है कि अगर आप डिप्रेशन में, पैनिक में, फोबिया, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने थॉट्स को चेंज करिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करिए। अच्छा, जब ये जेनेटिक है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि इसको चेंज करिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चेंज होने वाली चीज है, ये लर्निंग से क्रिएट हुई है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं कि इसको चेंज करिए भाई साहब, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इसको चेंज करिए। ऑलमोस्ट हर एक डॉक्टर ये सलाह देता है कि भाई आप अपने थॉट्स बदलिए। अगर आप डिप्रेशन में आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो जो चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये लर्निंग से क्रिएट हुआ है, इसीलिए तो चेंज हो सकता है। अगर जेनेटिक है तो कहां से चेंज होगा? तो यहां पर इस चीज को समझना, इस प्रश्न को समझना कि यहां पर अगर ये बोला जा रहा है कि आप चेंज करिए, मतलब वो चीज चेंज होने वाली है। और जो चीज चेंज होने वाली है वो क्या है? लर्निंग से क्रिएट हुई है। और नए सिरे से इसको लर्न किया जा सकता है, नए सिरे से इसको सीखा जा सकता है। और अगर आप नए सिरे से सीख लेंगे तो आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर दोगे? टाटा बाय बाय कर दोगे। आपकी एंजाइटी है वो भी चली जाएगी, आपका जो पैनिक है वो भी चला जाएगा, आपका जो फोबिया है वो भी चला जाएगा, आपकी जो ओसीडी है वो भी चली जाएगी, आपका जो डिप्रेशन है वो भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। 100% आप इसको ठीक कर सकते हो। जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस की जगह हम क्या ला सकते हैं? पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस की जगह हम क्या ला सकते हैं? पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। और ये जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है ये हमें क्या फील करवाता है? अच्छा फील करवाता है। ये जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है ये हमें अच्छा फील करवाता है, बहुत ही बेहतर महसूस करवाता है, बहुत ही बढ़िया महसूस करवाता है। तो इस फियर को मिटाना, इस सेशन के अंदर मैंने 2 पार्ट एक्सप्लेन किए। एक तो जो पागल होने का डर, अगर ये है तो इसका मतलब आप न्यूरोसिस है और इसको पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा। दूसरा सर, ये जेनेटिक्स तो नहीं है, ये सारी लर्निंग से क्रिएट हुई है। और जो लर्निंग से उसको नए सिरे से सीखा जा सकता है, उसको नए सिरे से चेंज किया जा सकता है। जैसे ही आप उस प्रोसेस को अपनाते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट प्रोसेस कैसे आएगा? जब हम किसकी प्रैक्टिस करें? सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हम पूरी तरह से किस साइड में चले जाते हैं? पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। और जब हम पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो ये जो चीज है ये हमें पूरी तरह से फ्री कर देती है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा मेडिकल साइंस का पार्ट है। अगर आप समझ सकते हैं तो इस चीज को समझिएगा कि जो हम साइकोथेरेपी, जो हम सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं ना, साइकोथेरेपी की जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके जो जेनेटिक्स जो होता है ना, जीन के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकता है। जो हमारा साइकोथेरेपी वाला पार्ट है, ये साइकोथेरेपी वाला पार्ट जीन के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकता है। जीन के एक्सप्रेशन को कैसे चेंज कर सकता है? ये थोड़ा सा मेडिकल का पार्ट है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझिएगा दोस्तों। जब हम सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो सीबीटी की प्रैक्टिस है ये हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इंस्टॉल करती है। अच्छा, ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो कहां जाती है? ये सारी की सारी जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ये जाती है न्यूरॉन्स के अंदर। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में जाती है? न्यूरॉन्स के अंदर जाती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं, हमारा दिमाग है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। जैसे गली के अंदर तार होते हैं, वायर्स होते हैं, जिससे जो करंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। उसी तरह से हमारा दिमाग भी किससे मिलकर बना हुआ है? वायर्स से मिलकर बना हुआ है, तारों से मिलकर बना हुआ है। ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स के अंदर क्या ट्रांसमिट होता है? एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है। इन वायर्स के अंदर क्या ट्रांसमिट होता है? एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है, जिसके अंदर 2 न्यूरोकेमिकल होते हैं। एक तो गाबा होता है और एक ग्लूटामेट होता है। एक तो गाबा होता है और एक ग्लूटामेट होता है। ये जो गाबा और ग्लूटामेट जो है, ये गाबा और ग्लूटामेट क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करते हैं। और वास्तव में ये क्या होते हैं? फर्स्ट मैसेंजर होते हैं।
ये जो होते हैं ये फर्स्ट मैसेंजर होते हैं। ऐसे कई सारे मैसेंजर होते हैं, फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, थर्ड मैसेंजर। ये जो न्यूरॉन के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है ना, ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो अंदर जाता है, न्यूक्लियस की तरफ जाता है, जो हमारा जो जीन वाला पार्ट है वहां पर जाता है। ये जो मैसेंजर है ये मैसेज कहां ट्रांसमिट करते हैं? जीन में ट्रांसमिट करते हैं। जीन की दो फॉर्म होती है, एक तो एक्टिव फॉर्म होती है और एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। जीन की दो फॉर्म होती है, एक तो एक्टिव फॉर्म और एक क्या होती है? इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब जिसमें जीन है वो शांत अवस्था में पड़ा रहता है, और एक्टिव फॉर्म जिसमें जीन है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, मतलब जीन है वो वर्क करने लग जाता है, वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, बिहेवियरल चेंजेस है वो आने लग जाते हैं हमारे अंदर, वो बदलाव आने लग जाते हैं। अच्छा, तो जो जीन है उसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है, जीन की जो इनएक्टिव फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सी होती है? जब जीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है ना, जैसे ही मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है जीन क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, एकदम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन शो नहीं करता। अच्छा, अगर ये जीन का मिथाइल ग्रुप हटा दिया जाए, अगर जीन का मिथाइल ग्रुप है वो हटा दिया जाए, तो उसके बाद जो जीन बचता है ना उसको बोलते हैं अपन एक्टिव, जो हमारे बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो मैसेंजर्स है ना, ये जीन के मिथाइल ग्रुप को हटा देते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके न्यूरॉन्स के अंदर जा रही है ना, वो न्यूरॉन्स के अंदर जाने वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, वो जीन के मिथाइलेशन और डीमिथाइलेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। मतलब जीन के एक्टिव और इनएक्टिव होने को कंट्रोल करती है, जीन के एक्टिव और इनएक्टिव होने को कंट्रोल करती है। अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम जीन के इनएक्टिव होने से भी हो रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम जीन के इनएक्टिव होने या एक्टिव होने से हो रही है, उसको भी हम किससे चेंज कर सकते हैं? CBT से चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम जीन के एक्टिव और इनएक्टिव होने से हो रही है, तो उसको भी किससे चेंज किया जा सकता है? CBT से चेंज किया जा सकता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट तो ये जेनेटिक नहीं है, ये सारा एनवायरमेंटल लर्निंग है। अगर कोई ये भी कहता है कि जेनेटिक हो तो सकता है ना, तो हो सकता है, तो उसको बदला भी जा सकता है भाई साहब, अगर आप CBT की प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि CBT क्या है? सही इंफॉर्मेशन दिमाग में डालना। ये इंफॉर्मेशन किसमें से ट्रैवल होती है? आपके न्यूरॉन्स के अंदर ट्रैवल होती है। न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं गाबा ग्लूटामेट के थ्रू, और ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ये आपके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, वहां पे जो DNA पड़ा है, जो जीन से मिलकर बना हुआ है, उन जीन को ये क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। और जैसे जीन एक्टिवेट होता है, उससे रिलेटेड बिहेवियर भी आने लग जाता है, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो नॉर्मल हो जाती है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जितनी भी चीजें, पहला ये लर्निंग से क्रिएट हुई है, और अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर CBT की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप सही तरीके से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं, तो इन चीजों को क्या किया जा सकता है? नॉर्मल किया जा सकता है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर ये 3 पोर्शन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। एक तो न्यूरोसिस साइकोसिस, दूसरा जेनेटिक है या नहीं है, और तीसरा अगर जेनेटिक भी है तो भी इसको क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। हालांकि ये कोई जेनेटिक नहीं है, लर्निंग से क्रिएट होया हुआ बिहेवियर है जिसको पूरी तरह से बदला जा सकता है। लेकिन CBT के माध्यम से अपन जेनेटिक चेंजेस भी अपन ला सकते हैं अगर अपन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट सेशन है, इस सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा। इससे पहले जो 2 सेशंस है उनको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। जो 4th सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। वो सारा का सारा हमारे माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो किससे जुड़ी हुई है? हमारे माइंड से जुड़ी हुई है। तो उसके अंदर हम ये लर्न करेंगे कि हमारा जो ये माइंड है वो किस तरह से डेवलप होता है, माइंड का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। ये पूरी CBT का बेस है। अगर आप ये बेस अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, तो आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे। जैसे आप अगर संगीत सीखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको सरगम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक बेसिक होता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ABCD और उसके प्रिंसिपल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो ग्रामर है उसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी कमांड बना सकते हो। तो ये जो बेसिक है, ये जो ग्रामर है, इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है, तभी हम इस चीज को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे, और ज्यादा अच्छा बना पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपन 4th सेशन के अंदर। माइंड का डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।